नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था महाजनपद काल के बारे में और उससे पहले देखा था बौद्धकालीन छत्तीसगढ़, जैनकालीन छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर आप उन वीडियोस को देखिएगा। तो महाजनपद काल जब हम देख रहे थे तो वहाँ छत्तीसगढ़ को कितने जनपदों में बांटा गया था? छत्तीसगढ़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, भारत को कितने महाजनपदों में बांटा गया था? तो 16 महाजनपदों में बांटा गया था। तो उनमें से एक चेदी महाजनपद था, जिस उस समय हमारा जो चेदी महाजनपद था उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। ये हमने देखा था। तो आज उसी में देखेंगे कि उसके आगे महाजनपद काल के आगे कौन कौन से राजवंश है जिनका जो हमारे भारत में शासन रहा और उनका जो इफेक्ट है, उनका जो प्रभाव है हमारी छत्तीसगढ़ में भी रहा। इस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य काल के बाद। तो आपको अगर इंडियन हिस्ट्री पता होगा तो आप वहाँ देखेंगे कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल के समय में, मौर्य वंश के समय में ही सबसे पहले ही संपूर्ण भारत में एकीकृत शासन किया गया था। एकीकृत शासन मतलब सभी क्षेत्रों में एक ही शासक का राज था। वो सबसे पहले मौर्य वंश के दौरान आया था। तो उस वजह से छत्तीसगढ़ में भी उनका कुछ प्रभाव पड़ा। तो वो क्या था उसके बारे में देखते हैं। तो मौर्य काल में जो मौर्य वंश के संस्थापक थे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके समय में छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा वो देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समूचे भारत 5 प्रांत में विभक्त था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग प्राची प्रांत के अधीन आता था। प्राची प्रांत के अधीन आता था, ठीक है, जो उत्तरी भाग है वो। और मध्य और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वो कलिंग प्रांत के अंदर आते थे। कलिंग प्रांत जो उड़ीसा का क्षेत्र भी लगा हुआ था उसमें, तो कलिंग प्रांत के अंतर्गत आते थे। उत्तर प्रांत आपके प्राची के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये आपको जानना ही है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए तो पूछ लिया, लेकिन आपको सिर्फ ये जानते हुए बस चलना है कि ऐसा कुछ रहा था। फिर विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का भाग बना। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि छत्तीसगढ़ मौर्य वंश के भाग में या मौर्य वंश के अंतर वो कब आया, मौर्य साम्राज्य के अंदर कब आया? तो आपको जवाब लेना है कलिंग विजय के उपरांत। कलिंग विजय, अशोक के कलिंग विजय के उपरांत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। अब बिंदुसार के बारे के कार्य के बारे में इतना कुछ इफेक्ट है यहाँ है नहीं। अशोककालीन ज़्यादातर यहाँ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो अशोककालीन छत्तीसगढ़ एवं मौर्यकालीन अन्य साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन सोने, चांदी, तांबे के समय सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, वो हम देखते हैं। तो कौन कौन से जगह से प्राप्त हुए हैं? तो आपके जिला शक्ति से, जांजगीर से, सारंगढ़ से और रायपुर से, इन जगहों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? शक्ति से, जांजगीर से, सारंगढ़ से, रायपुर से। ठीक है, अब शक्ति में कहाँ पर? तो शक्ति में आप देखेंगे ठठारी, ठठारी से प्राप्त हुए हैं शक्ति। तो शक्ति, जिसके शक्ति वही क्या कर सकता है? ठठाना। ठठाना मतलब छत्तीसगढ़ी ये वर्ड है एक, ठठाना। इसका मतलब होता है कि किसी को मजा चखाना, मारना। तो कोई मजा कब चखाएगा किसी को? जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास शक्ति रहती है वही तो किसी को मजा चखाता है, तो ठठाएगा वो। तो शक्ति है, तो शक्ति में ठठारी, ठठारी नामक स्थान से मौर्यकालीन सिक्का प्राप्त हुआ। और कैसा? तो रूपभाषक सिक्का प्राप्त हुआ। ठीक है, रूपभाषक। फिर जांजगीर जिले से देखेंगे तो जांजगीर के अकलतरा से प्राप्त हुए। अकलतरा से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनके पास कोटगढ़ की बनावट और प्राचीनता भी इस समय की विशेषता को आभाषित करता है। इसके पास, अकलतरा के पास जो कोटगढ़ है उनकी बनावट और प्राचीनता भी इसके समय की विशेषता को प्रभावित करता है, ये बताया गया है। फिर सारंगढ़ से देखेंगे तो बार और देवगांव, बारगांव और देवगांव, सारंगढ़ से बारगांव और देवगांव, याद रखना। रायपुर से तारापुर, आरंग और उड़ेला। रायपुर के तारापुर क्षेत्र, आरंग क्षेत्र और उड़ेला क्षेत्र से
सिक्के प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है। शक्ति है तो ठठाएगा, जांजगीर अकलतरा नॉर्मल याद हो जाएगा। सारंगगढ़ का बारगांव और देवगांव, सारंगगढ़ बारगांव और देवगांव ये याद रखना। रायपुर का तारापुर, आरंग, उड़ीला, ये सारे नाम आगे हम ट्रिक से जब रिलेट करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखते हैं, ये तो सिक्के के प्राप्त होने की तालिका थी। अब देखते हैं सिक्कों में भी कौन से सिक्के। तो चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको ये देखना है। तो चांदी के सिक्के आपके अकलतरा, जांजगीर चांपा से प्राप्त हुए हैं और रायपुर के तारापुर क्षेत्र से, साथ में सारंगगढ़ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो 3 जगहों से आपके मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र से? जांजगीर चांपा, इसका हमने देखा था अकलतरा। रायपुर के 3 क्षेत्र देखे थे, जिसमें से तारापुर से चांदी के सिक्के और सारंगगढ़ क्षेत्र से। तो आप चांदी को चांद से रिलेट कर सकते हैं, चांद से। चांद और तारा होता है साथ में, चांद और तारा। तो चांदी का चांद और तारापुर का तारा, चांद और तारा सारे के सारे एक जगह रहते हैं कि अकेले रहते हैं? एक जगह रहते हैं ना, तो यहाँ अकेला तारा भी याद कर सकते हो। अकेला तारा है, चांद के साथ तारा है कैसा? अकेला। ठीक है, और सारा तारा ये भी कर सकते हैं। तो दोनों आप रिलेट कर लीजिएगा, सारा तारा, अकेला तारा, चांद के साथ। ठीक है, तो तारापुर और अकलतरा तो जांजगीर चांपा में है, कॉमन है, बहुत जगह इसका नाम आते जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि अकलतरा क्षेत्र जांजगीर चांपा में पड़ता है। तारापुर, रायपुर, ये आपको याद रखना है। तो चांदी, तो चांदी को चांद से, चांद और तारा ऐसे किए, और सारंगगढ़ का सारा तारा ऐसे करके, सारा तारा चांदी, ये याद कर लेना। फिर आहत मुद्राएं हमने देखा था आरंग, उड़ीला और तारापुर, अकलतरा, ठठारी से। तो ये आप देखना, इसको हम रिलेट करते हैं कि आहत मतलब क्या होता है? ठेस पहुंचना। तो कभी कभार हमें ठेस पहुंचते तो हमारे चेहरे का क्या रंग उड़ जाता है, आहत होने से रंग उड़ जाता है। तो आरंग, आहत मुद्राएं, उड़ जाता है इससे उड़ीला। ठीक है, अब आहत पहुंचने से लोग अधिकतर रात में तारे गिनने लग जाते हैं। तो तारापुर, ये याद रखना। चांदी का भी तारापुर था, चांद और तारा से, और तारे गिनने लगते हैं कब? आहत हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आपका तारापुर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तारा कैसे गिनते हैं, अकेले गिनते के साथ में? अकेले गिनते हैं ना, तो अकेले कब? आहत होने पर। तो ये सब एक साथ आपको रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है? आहत मुद्राएं, तो कोई ठठा दिया तो आहत हो गए, आहत होने से हमारा रंग उड़ गया, आरंग, उड़ीला। फिर हम अकेले तारा गिनने लगे, अकेले से अकलतरा और तारापुर, तारा गिनने लगे से तारापुर, ऐसे याद रखना। चांदी का चांद तारा, सारे तारे को गिने, अकेले गिने, ये याद रखना। ठीक है, ठीक, इतना पढ़े। अब इन मुद्राओं के बारे में तो जानकारी यहाँ इस स्थान से मिली, इसके बारे में बताया किसने? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने सर्वप्रथम 1969-70 में आपके आरंग और गुजरा गांव के पास आहत सिक्कों की खोज की थी। ठीक है, आहत सिक्कों की खोज रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। तो राम भी आहत हुए थे, जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी भी आहत हुए थे। तो आहत मुद्राएं रविंद्रनाथ मिश्र 69-70 में, कहाँ? आरंग और गुजरा गांव के समीप। ठीक है, जो सोनगल श्रेणी के थे, ये याद रखना। फिर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पुरातात्विक सिक्के 2री सदी के थे, ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में जो भी पुरातात्विक सिक्के प्राप्त हुए हैं वो ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है। इनका मूल्यवान सिक्कों का नाम आहत मुद्राएं एवं पंचमार्क मुद्रा रखा गया। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम जो है आहत मुद्राएं और पंचमार्क मुद्राएं रखा गया। आहत मुद्राओं को ही पंचमार्क मुद्रा कहा जाता है। तो किसी को पंच मारोगे तो ही आहत होगा वो, तो पंचमार्क मुद्रा ये भी रिलेट कर सकते हैं अपन। तो ये था आपकी मुद्राएं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। मैं एक बार और बताते चलता हूँ आपको। शक्ति के ठठारी से, जांजगीर चांपा के अकलतरा से, सारंगगढ़ के बारगांव, देवगांव से, रायपुर के तारापुर, आरंग, उड़ीला से, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए। अब इसमें विशेष बाइफर्केट कर दिया जाए कि चांदी के सिक्के, तो चांदी के सिक्के, तो चांद तारा, चांद से चांदी, तारा से तारापुर, सारा तारा कैसे गिना? अकेले गिना, अकेले गिना से अकलतरा। आहत मुद्राएं में भी आपको मिलेंगे। आहत हो जाने से रंग उड़ जाते हैं तो आरंग, उड़ीला। तारे गिनते हैं फिर कैसे? अकेले, तो अकलतरा और तारापुर। ठीक है, तो दोनों जगह आपके तारापुर और अकलतरा आ रहे, तो उसमें तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, दोनों जगह रिलेट हो जा रहा है वो सेम तरीके से। ठठारी को ऐसे याद रखना, ठठाने से ही तो आदमी आहत पहुंचता है। किसी को मारोगे पीटोगे तो तब उसको आहत पहुंचेगा ना। अब इसकी खोज किसने की? तो आहत किसको पहुंचा था? श्री रामचंद्र जी को। तो रविंद्रनाथ मिश्र वहाँ से याद हो जाएंगे। आरंग, गुजरा गाँव के पास से खोजा गया था। ठीक, और कहा जाता है कि जो मुद्राएं खोजे गए थे वो आपके 2री शताब्दी ईसा पूर्व की सिक्के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन सिक्कों को आहत मुद्राओं के साथ क्या पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ये तो सिक्के से संबंधित। अब इनके बारे में ना
यात्रा वृत्तांत में भी जानकारी मिलती है। तो किसके, तो ये हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत में। तो जो चीनी यात्री थे हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग थे, जिसने भारत भ्रमण किया था। ये हमने पिछले क्लास में बौद्धकालीन जो छत्तीसगढ़ देख रहे थे उसमें भी पढ़ा था। तो भारत भ्रमण करते करते वह यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए थे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सी युकी में इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम किया सलो दिया है। छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा है, किस नाम से बताया है, या उल्लेख किस नाम से पूछा जाए तो किया सलो के नाम से। उस समय के लोगों ने यहाँ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का नाम बताया होगा, इनके समझने में दिक्कत हो गया होगा, तो किया सलो इन्होंने उल्लेख कर दिया है। ठीक है, अब यात्रा विधान में इनके अनुसार क्या है, तो यहाँ से अशोक ने यहाँ अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, ये बताया इन्होंने। किसने, चीनी यात्री हेनसांग ने बताया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अशोक ने अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है, क्योंकि कलिंग युद्ध के विजय के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है बहुत ज़्यादा त्राही या खून खराबे को देख के। तो इन्होंने, ये जो अशोक रहते हैं, सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं, तो फिर उसका प्रमोट करने लग जाते हैं बौद्ध धर्म को सभी जगहों पे। तो उसी के द्वारा इन्होंने उसी समय में छत्तीसगढ़ में इन्होंने अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, तुरतुरिया बलौदा बाजार नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार था, जहाँ बुद्ध देव की विशाल मूर्ति विद्यमान थी। तो तुरतुरिया में हमने देखा था बौद्ध भिक्षुणियों की बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार जो है वो भिक्षुणियों के लिए है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाएं भिक्षु होती हैं, उनके लिए बनाया गया था। तो एकमात्र है पूरे भारत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ, तुरतुरिया बलौदा बाजार में। ठीक, फिर शिलालेख देखते हैं। शिलालेख में हमने देखा कि रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफा, यहाँ मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब हम पुरातात्विक पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, प्रागैतिहासिक काल में, तो उसमें हमने देखा था जो सीता बेंगरा की गुफा है, जोगीमारा की गुफा जो कि सीता बेंगरा से लगी हुई है। यहाँ पर हमने देखा था कि विशेष रूप से यहाँ मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे पता चला, तो इन गुफाओं में अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, जो कि भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मणी में थी। तो इसी के आसपास ना जो शिलालेख प्राप्त हुए उससे पता चलता है कि यहाँ जो, क्योंकि उस दौरान की जो भाषा थी वो पाली थी और लिपि कैसी थी, ब्राह्मणी थी। तो आप कहीं भी पढ़ोगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सम्राट अशोक थे उनकी भाषा और लिपि कैसी थी, उन्होंने अपने स्तूपों में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया था। खैर वो अलग अलग भी देखने को मिलेगा आगे चल के, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भाषा पाली और लिपि ब्राह्मणी ही मिलेगी। तो इसी के अनुसार शिलालेख भी प्राप्त हुए हमारे छत्तीसगढ़ से। इनकी खोज कब की गई थी, ये जो जोगीमारा सीता बेंगरा की गुफा है जहाँ मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इनकी खोज 1848 में की गई थी। किसके द्वारा, तो कर्नल आउस्ले के द्वारा 1848 में खोज, और इसका प्रकाशन 1904-05 में किया गया था ना, 1904-05 में इसके बारे में प्रकाशन किया गया था। कि इसमें किया गया था, तो प्रकाशन किसी न किसी वे से तो किया गया होगा, कहीं ना कहीं पर तो किया गया होगा। तो वो किया गया था आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन 1904-05 में, ये याद रखना। शिलालेख हो गया। शैल चित्र देखेंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी से सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है, जो कि इसी काल से संबंधित है। ये मौर्य काल से ही संबंधित इनको माना जाता है जो नर्तक है। और इस जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। किस रूप में है, तो आप देखेंगे कि प्रतीकात्मक रूप में भी बोला जाता है। भाषा लिपि के बारे में पूछा जाए तो जो है पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में बोला जाता है। ठीक है, इन्हें अपने प्रेम गाथा का वर्णन किया है देवदत्त ने अपने उसके वियोग में सुतनुका के। ठीक, तो ये देखने को हमें मिलता है। अब आगे नाट्यशाला देखेंगे तो प्राचीन प्रस्तर नाट्यशाला या प्राचीन थिएटर के अवशेष रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा से मिलते हैं, जो कि मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन नाट्यशाला की जो स्थिति है या उसके जो साक्ष्य है कहाँ से मिलती है, तो सीता बेंगरा की गुफा से मिलते हैं ना, सीता बेंगरा की गुफा से प्राप्त होता है प्राचीन नाट्यशाला का। रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस मेले का आयोजन किया जाता था, और इसी क्षेत्र में ना आषाढ़ के पहले दिन आयोजन किया जाता था मेले का, जो कि कहाँ से सब पता चलता है, तो मेघदूतम ग्रंथ से संबंधित है। मेघदूतम ग्रंथ से पता चलता है इसके बारे में कि रामगढ़ की पहाड़ियों के पास, इन गुफाओं के आसपास जो आषाढ़ के प्रथम दिन में है वहाँ मेले का आयोजन होता था। ये पता चलता है कहाँ से, तो कालिदासकृत मेघदूतम से। ठीक है, इसी का जो रचना है वो
कालिदास जी ने यहाँ सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ियों पर ही किया है। ठीक है, तो इससे वहाँ का पता चलता है। फिर इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन किसने किया? तो संत लाल कटारे के किया था। संत लाल कटारे ने किया था, डॉक्टर संत लाल कटारे ने किया था इस नाट्यशाला का अध्ययन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कोटाडोल और मनेंद्रगढ़ से अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त होती है। अशोककालीन मूर्तियाँ अशोक मौर्य काल से संबंधित है, तो मौर्यकालीन मूर्तियाँ भी कह सकते हैं। कहाँ से प्राप्त हुई? तो कोटाडोल और मनेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई। कोटाडोल और मनेंद्रगढ़ से प्राप्त हुई है मूर्तियाँ। तो ये ऐसा समझ लेना कि जो मूर्ति है ना, उसमें अशोक कोट पहने हुए हैं, अपने मन का कोट पहने हुए हैं। तो अपने मन से आप कर लेंगे मनेंद्रगढ़, कोट से कोटाडोल, कौन? अशोक। ठीक है, ये याद रखते हैं मूर्ति में। फिर अन्य साक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ क्या क्या है? कपाटपुरम जो कि जिला सरगुजा से अशोक का लाट प्राप्त है। लाट जिसे स्तंभ कहा जाता है, तो अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है, अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सरगुजा क्षेत्र कपाटपुरम से। मल्हार, यहाँ उत्खनन से मौर्यकालीन पुरातत्व वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, जिनमें तांबे व शीशे के आहत व ढली हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो मल्हार क्षेत्र से भी आप देख सकते हैं तांबे के व शीशे की आहत व ढली हुई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो मल्हार भी है। ठीक है, अन्य साक्ष्य में और क्या है? तो बंदरगाह की प्राप्ति हुई। कहाँ? बंदरगाह को पहले गोदी कहा जाता था, ये नाम आपको याद रखना है ना, गोदी। बंदरगाह ना पूछा जाए कि गोदी का साक्ष्य कहाँ से मिले, मौर्यकालीन गोदी, तो वो आपको याद रखना है कि गोदी का मतलब बंदरगाह होता है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पैरी नदी के समीप सिरकट्टी नामक ग्राम के पास से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्यकालीन है। ठीक है, कहाँ से? पैरी नदी के समीप सिरकट्टी नामक गांव से प्राप्त हुई पैरी नदी। तो पैर सिर आ रहा है, पैर सिर से रिलेट कर लेना। पैर सिर से हमने बहुत सारे याद किए हैं पैरी नदी से रिलेटेड, जैसे सीकासार परियोजना भी था। परियोजना अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। फिर पैरी नदी के समीप सिरकट्टी नामक ग्राम से बंदरगाह गोदी का प्राप्ति होती है, जो कि मौर्यकालीन है। तो ये हमने देखा। ठीक, तो ये सारे थे आपके मौर्यकालीन कुछ विशेष महत्वपूर्ण साक्ष्य, जैसे सिक्के हो गए, यात्रा वृत्तांत में वर्णन हो गए, शिलालेख, शैल चित्र, नाट्यशाला, मूर्ति, और ये बंदरगाह या अन्य और जगह जो भी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं कि एक और शुंग वंश के बारे में देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शुंग वंश, इनका जो भारत की स्थिति के अनुसार देखेंगे, भारतीय इतिहास के अनुसार तो बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है शुंग वंश का, बट यहाँ इसका उतना कुछ ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलता नहीं है। तो उसमें जो है उससे देख लेते हैं हम। तो मौर्यों के पश्चात ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंगों का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए शुंगों का आधिपत्य रहा, जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा इफेक्ट रहा नहीं। तो उसके साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं? तो सिक्के और प्रतिमा प्राप्त होती है। जो शुंग वंश के सिक्के और प्रतिमा प्राप्त होती है, तो सिक्के हम देख लेते हैं। मल्हार से वसुमित्र का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ। वसुमित्र जी जो कि शुंग वंश, कुषाण वंश इसी समय के रिलेटेड थे। वसुमित्र जी का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ, जिसमें अश्वमेघ चित्रांकन किया गया है। किसका? वसुमित्र जी का प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है? रवों वसुमितस उत्कीर्ण, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वसुमित्र जी शुंग वंश से संबंधित थे, उनका तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ, ये याद रखना। प्रतिमा में देख लेंगे तो मल्हार से विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा है जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख उत्कीर्ण है। और ये किसके अनुसार? तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के नाम। तो शुंग वंश का श्याम कुमार पांडे ने बताया कि विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति या प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसमें शुंगकालीन लिपि में लिखा गया है। इस वजह से पता चलता है कि शुंग वंश का है। तो सिक्के और वो प्रतिमा देख लीजिए, दोनों कहाँ से? मल्हार थे। याद और दूसरी जगह को रखने की जरूरत नहीं है, ना कन्फ्यूज़न होगा, एक ही जगह प्राप्त हो रहा है, मल्हार से। सिक्के प्राप्त हुए हैं, उसमें वसुमित्र का सिक्का प्राप्त हुआ, और जो मूर्ति प्राप्त हुई उसमें विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें शुंगकालीन लेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक, सिंपल था शुंग वंश में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगले वीडियो में हम सातवाहन वंश से कवर करना चालू करेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए या फिर कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शेयर बिल्कुल कीजिएगा, ताकि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे तैयारी करने वाले और भी जो लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।